अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर अ विजिट। ओके, सो मिस्टर अहमद्स क्लास हैड बीन प्लानिंग अ पिकनिक फॉर सम टाइम। मिस्टर अहमद की क्लास थी, ठीक है। मिस्टर अहमद में भी कोई टीचर हैं, ठीक है। उनकी क्लास थी, उनकी क्लास हैड बीन प्लानिंग अ पिकनिक फॉर सम टाइम, यानी कि वो लोग प्लान कर रहे थे एक पिकनिक के, मतलब पिकनिक पर जाएंगे, कहीं सैर तफरी करने के लिए जाएंगे। वो लोग कुछ टाइम से पिकनिक प्लान कर रहे थे, मतलब कुछ दिन पहले से वो लोग पिकनिक प्लान कर रहे थे। द हेड मास्टर ऑब्वियसली, जब भी स्कूल में किसी क्लास ने कहीं पर जाना होता है या कोई भी एक्टिविटी करनी होती है तो पहले प्रिंसिपल या हेड मास्टर से आपको जो है वो परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। सो द हेड मास्टर हैड अलाउड दैम अ डेज आउटिंग, तो उनके हेड मास्टर ने उन्हें अलाउ किया अ डेज आउटिंग। आउटिंग का क्या मतलब होता है? आउटिंग का मतलब वही बाहर जाना, सैर करने के लिए, कहीं विजिट करने के लिए वगैरह, ठीक है। तो अ डेज आउटिंग का मतलब एक दिन की आउटिंग के लिए अलाउ किया उनके हेडमास्टर ने। एंड दे वर टू गो बाय द स्कूल बस, और ऑब्वियसली स्कूल के बच्चे कहीं पर जा रहे हैं तो स्कूल जो है वो बस अरेंज करती है, ट्रांसपोर्ट अरेंज करती है, तो स्कूल बस से उन्होंने जाना था। दे वर नेचुरली वेरी एक्साइटेड। इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि वो लोग मतलब नेचुरली यानी कि अंदर से कुदरती तौर पर, वैसे तो इसका नेचुरली का मतलब होता है, लेकिन इधर जो होगा वो इस सेंस में होगा कि मतलब वो लोग अंदर से वैसे ही बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, ठीक है। मिस्टर अहमद अरेंज्ड द विजिट टू अ फार्म विद मिस्टर हसन, द मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म। ओके, अब मिस्टर अहमद जो उनके टीचर थे, उन्होंने अरेंज किया उन बच्चों के लिए एक विजिट, ठीक है। कहाँ, किस जगह के लिए पिकनिक किया, किस जगह के लिए विजिट उन्होंने अरेंज किया? टू अ फार्म। फार्म का क्या मतलब होता है? फार्म का मतलब होता है खेत, ठीक है। तो मिस्टर अहमद ने एक खेत का विजिट अरेंज किया, ठीक है। और खेत का विजिट उन्होंने किसके साथ अरेंज किया? मिस्टर हसन के साथ। और मिस्टर हसन कौन थे? एक फार्म था, एक खेत था, मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म, मतलब उस फार्म का नाम होगा, ठीक है। फार्म्स के भी डिफरेंट नेम्स होते हैं ना, मतलब डिफरेंट फार्म्स होते हैं, तो उस फार्म का जो नाम था वो था मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म। और उस फार्म के जो मैनेजर थे वो थे मिस्टर हसन, और मिस्टर हसन के साथ मिस्टर अहमद ने अपनी क्लास के लिए एक दिन का विजिट जो है वो अरेंज किया। सिंपल है। आगे, इट वॉज अ प्लेजेंट डे इन अप्रैल। प्लेजेंट डे, प्लेजेंट का क्या मतलब होता है? प्लेजेंट का मतलब होता है खुशगवार, ठीक है। अप्रैल का खुशगवार सा दिन था। व्हेन मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास रीच्ड द मॉडल फार्म, जब मिस्टर अहमद और उनकी क्लास मॉडल फार्म पहुंचे, मिस्टर हसन रिसीव्ड दैम एट द गेट। मिस्टर हसन जो वहाँ के मैनेजर थे, उन्होंने सबको गेट पर ही रिसीव किया, ठीक है। एंड शोड दैम अराउंड, और उन्हें आसपास की चीज़ें दिखाने लगे। द बॉयज हैड नो आइडिया दैट एन एग्रीकल्चरल फार्म कुड बी सो लार्ज एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। उन लड़कों को आइडिया ही नहीं था, मतलब वो फार्म देखने से पहले, वहाँ पहुँचने से पहले, आसपास देखने से पहले उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि एक फार्म, एक खेत जो है वो इतना बड़ा और इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है। इट वॉज द वीट हार्वेस्टिंग सीजन। अच्छा, अप्रैल में कौन सा सीजन चल रहा था? वीट हार्वेस्टिंग सीजन। वीट का क्या मतलब होता है? वीट का मतलब सबको पता है, जो हम लोग आटा घरों में खा रहे होते हैं उसे हम लोग उसे हम लोग वीट कहते हैं, ठीक है। और ये वीट हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है? हार्वेस्टिंग का मतलब है कटाई, ठीक है। जब कोई फसल हम उगाते हैं, ठीक है, तो वो जब बड़ी होती है, मतलब जब फसल अच्छे से ग्रो कर जाती है, तो फिर हमने उसकी क्या करनी होती है? कटाई करनी होती है, ठीक है। तो वीट हार्वेस्टिंग सीजन था, यानी कि फसल ग्रो कर चुकी थी कंप्लीटली और बस अब उसकी कटाई का सीजन था, ठीक है। द पार्टी सॉ अ ह्यूज मशीन कॉल्ड द कंबाइन। पार्टी कौन है? पार्टी भाई यही बच्चे हैं, इन्हीं की क्लास को पार्टी कहा जा रहा है, ठीक है। द पार्टी सॉ अ ह्यूज मशीन, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन देखी उन लोगों ने। उस मशीन का क्या नाम था? उस मशीन का नाम था कंबाइन। मशीन जो कंबाइन थी, वर्किंग इन द वास्ट वीट फील्ड। वो मशीन कहाँ पर काम कर रही थी? वास्ट का मतलब है वसी, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है, बहुत लंबा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जो बहुत दूर तक के फैला हुआ हो, ठीक है। वो मशीन उन बच्चों ने देखी कि वो मशीन बहुत बड़े से वीट के फील्ड, फील्ड भी हम किसे कहते हैं? फील्ड भी हम खेत को कहते हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कोई फसल ग्रो की गई हो उसे हम फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो वो वीट फील्ड थी, वहाँ पर गंदुम उगा हुआ था, ठीक है, जो हम जिसका आटा हम लोग जो पिसवाकर, जो हम लोग गंदुम पिसवाकर हम लोग जिसका आटा खाते हैं, जिसकी रोटी हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो वीट फील्ड्स थी, ठीक है। और वास्ट वीट फील्ड थी, वास्ट वीट फील्ड का मतलब क्या हो गया? कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीट फील्ड थी, ठीक है। और वहाँ पर जो मशीन काम कर रही थी, बहुत बड़ी मशीन थी, और उस मशीन का क्या नाम था? कंबाइन। अब कंबाइन का काम क्या था? इट कट द क्रॉप, ठीक है। वो जो फसल होती, क्रॉप किसे कहते हैं?
क्रॉप सिंपल फसल को कहते हैं, ठीक है। जो फसल थी वो क्या करती, वो उस फसल को कट करती, ठीक है। कंबाइन हार्वेस्टिंग सीजन था ना, कंबाइन नाम की मशीन उस फसल को कट करती एंड टाइड इट इनटू शीप्स। और उसे किस तरह टाई करने का क्या मतलब होता है, बांध देना, ठीक है। कट करती जाती और शीप्स में बांधती जाती। शीप्स का क्या मतलब है, शीप्स का मतलब है बंडल, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर उसने कटिंग की, ठीक है, उसने गंदम के फॉर एग्जांपल स्टॉक्स, यानी कि उसने गंदम की अगर लकड़ियाँ कह रही हूँ, जैसे कि अगर उसने गंदम की कटिंग की, ठीक है, जैसे नहीं इस तरह से बहुत ज़्यादा वो होती है ना, बस समझ जाए जिस तरीके से, इस तरह मुझे अभी एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, जिस तरह गंदम की जो कटिंग होगी तो आपके हाथ में जिस शेप का वो आएगा, बस आप उसे इमेजिन कर लें, ठीक है। तो फिर उसे इस तरीके से बंडल में वो मशीन जो है वो बांध देती है, ठीक है। कटिंग करने के बाद बंडल्स में बांध देती है, और वो जो बंडल्स होते हैं वो बंडल्स कहलाते हैं शीप्स। विद वन स्वीप, स्वीप का क्या मतलब है, स्वीप का मतलब है झाड़ू, ठीक है, या किसी जगह को झाड़ू लगाकर साफ कर देना, उसे कहते हैं स्वीप। विद वन स्वीप इट सीम्ड टू ईट अप अ लार्ज एरिया ऑफ द गोल्डन क्रॉप विच केम आउट टाइड इनटू अ बंडल एट द अदर एंड, ठीक है। एक ही मतलब ऐसे समझे कि मशीन ने एक ही हाथ मारा, ठीक है, जैसे झाड़ू हम लगाते हैं ना सफाई करने के लिए, वैसे मशीन से एक ही हाथ में विद वन स्वीप, एक ही दफ़ा यूं करके फेरने पर मशीन, इट सीम्ड टू ईट अप अ लार्ज एरिया ऑफ द गोल्डन क्रॉप, ऐसे लगता है कि उसने खा लिया है गोल्डन क्रॉप का बहुत बड़ा हिस्सा। खा लिया है का क्या मतलब, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं और वो जगह साफ हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे मशीन जब वहाँ से फिरती है तो वो जगह पूरी खाली हो जाती है, वो जगह पूरी एकदम क्लीन हो जाती है, वहाँ पर कुछ नहीं बचता। यानी कि ऐसा लगता है कि वो सब कुछ मशीन के अंदर चला गया है वहाँ से और मशीन ने उसे खा लिया है, ठीक है। और फिर वही सब कुछ जो वहाँ से हट गया होता है वो दूसरे एंड से, अदर एंड से बंडल की फॉर्म में, यानी कि शीप्स की फॉर्म में बंध कर टाई होकर बाहर आता, केम आउट, ठीक है। समझ में आई। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वीट की जो है इस तरीके से कटिंग हो गई, बहुत सारे वीट जो है यहाँ पर जो है इसकी बहुत सारी पंखुड़ियाँ जो हैं फैली हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब मशीन ने जो एक दफ़ा मशीन फेरी गई, एक स्वाइप हुआ और ये सारी की सारी जो है वो मशीन के अंदर चली गई, यानी कि वो वाली जगह पूरी नीट एंड क्लीन हो गई, ऐसा लगा कि मशीन ने उन्हें खा लिया है, ठीक है। लेकिन फिर मशीन के दूसरे किनारे से यही सारी जो है ये बंडल की फॉर्म में ऐसे बंडल की फॉर्म में बंध कर शीप्स में कन्वर्ट होकर, शीप्स क्या है, शीप्स है इनका बंडल, ठीक है, बंध कर ये दूसरी एंड से बाहर निकल आती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वीट देन वेंट इनटू थ्रेशर, अब जब ये वीट का बंडल बन चुका है, जब ये शीव्स में कन्वर्ट हो चुका है, जब ये पूरा कंप्लीटली टाइड हो चुका है, ठीक है फिर उस वीट को आप किस में डालते हो, उस वीट को आप थ्रेशर में डालते हो। थ्रेशर क्या है आपके पास, थ्रेशर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, जो दानों को और जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हें अलग कर देती है। जैसे अब जो बंडल था उसमें भाई भूसा आप समझ लो, या जो फालतू लकड़ी होगी गंदम के दाने निकालने के बाद, वो जो बच जाएगा ना, जो जो गंदम नहीं होगा, जो गंदम के अलावा, जैसे अगर ये एक डंडी है, अगर इसमें गंदम लगा हुआ है, ठीक है, तो ये दाने अलग हो जाएंगे और वो स्ट्रॉस अलग हो जाएंगी, ठीक है, वो लकड़ियाँ अलग हो जाएंगी, या वो आप उसे भूसा है, कचरा, आप जो भी समझ लो, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। वो मशीन जो ये काम करती है, जो सेपरेट करती है ग्रेन को, दानों को फ्रॉम द शाफ, ठीक है। ग्रेन क्या है यहाँ पर, जो आपका मेन अनाज है, जो आपके मेन दाने हैं, और शाफ क्या है यहाँ पर, जो उसके छिलके हो गए, या जो उसकी छाल हो गई, या जो उसका भूसा हो गया, या जो उसकी सीड्स के ऊपर जो कवर थे वो हो गए, ठीक है। आप जो भी कहना चाहो वो शाफ कहलाते हैं, ठीक है। तो थ्रेशर एक ऐसी मशीन है जो ग्रेन और शाफ दोनों को अलग अलग कर देती है, ठीक है। काम की चीज़ एक तरफ हो जाती है और फालतू चीज़ एक तरफ हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक मशीन थी कंबाइन, जिसने क्या किया, जिसने कटिंग की, और कटिंग करने के बाद उसे बंडल्स में बांधा, और वो बंडल्स क्या कहलाए, शीव्स। फिर वो शीव्स कहाँ चले गए, थ्रेशर में चले गए, और थ्रेशर ने क्या किया, ग्रेन और शाफ को अलग अलग कर दिया। फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन फैला गोल्डन रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग व्हीट, ठीक है, व्हीट की एकदम मीठी सी सौंधी सी खुशबू होती है, ठीक है। तो मशीन के एक तरफ से फैला गोल्डन रेन। गोल्डन रेन का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि गोल्डन रेन हो रही होगी, गोल्डन रेन का मतलब ये है जैसे बारिश के कतरे होते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से, जो पूरी जो गंदम के जो पूरे दाने होंगे बिल्कुल उस तरीके से नीचे गिरेंगे जैसे कहीं बारिश बरस रही होती है, ठीक है, मशीन के एक तरफ से। अब उसे आप गोल्डन रेन इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो गोल्डन कलर के होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे गोल्डन बारिश हो रही है, ठीक है। इसको बस इस तरह कहा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोल्डन रेन हो रही है, ठीक है। मशीन की एक तरफ से
क्या होगी, गोल्डन रेन होगी, ठीक है, ऑफ स्वीट स्मेलिंग वीट, यानी कि एक तरफ से जो है वो वीट के दाने, गंदम के दाने आराम से गिरेंगे, ठीक है, बिल्कुल बारिश की तरह बरसेंगे। वाइल शाफ फ्लू आउट द अदर, जबकि दूसरी तरफ से क्या गिरेगी, शाफ। शाफ क्या था, जो छिलके भूसा जो भी आप समझ लो वो क्या था, वो आपका शाफ था। तो थ्रेशर का काम यही तो था कि वो ग्रेन्स को अलग करेगी, यानी कि आपके काम के दानों को अलग करेगी और शाफ को अलग कर देगी, ठीक है, तो वही काम हो रहा है। द स्टूडेंट्स वॉच द वर्किंग ऑफ द मशीन विद कीन इंटरेस्ट। अच्छा जी, इंटरेस्ट का मतलब तो सबको पता है, ठीक है, कीन इंटरेस्ट का क्या मतलब है, कीन इंटरेस्ट का मतलब है गहरी दिलचस्पी, ठीक है। अब जो बच्चे थे वो ये सारा प्रोसेस, इन मशीनों का काम बहुत ज़्यादा गहरी दिलचस्पी से देख रहे थे, ठीक है। मिस्टर हसन सेड, तो मिस्टर हसन ने कहा, द होल प्रोसेस ऑफ प्लोइंग, सीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, 4 चीज़ें हैं यहाँ पर। द कॉर्न इज़ डन विद मशीन्स ऑन आवर फार्म। तो मिस्टर हसन ने बच्चों को क्या बताया कि बच्चों ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस, कहाँ से लेकर कहाँ तक के, प्लोइंग से लेकर थ्रेशिंग तक के। ओके, अब बारी बारी हम इन चारों लफ्ज़ का मतलब देखते हैं। सबसे पहले प्लोइंग का क्या मतलब है, हल चलाना, ठीक है। सबसे पहले जब आपको बीज बोने होते हैं तो आप हल चला रहे होते हो, ठीक है। तो आपका प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, कोई भी फसल उगाने का प्लोइंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्लोइंग से लेकर फिर आपने हल चलाया, हल चलाने के बाद जब वो ज़मीन नरम हुई, जब वो मतलब फिर आप उसमें क्या करते हो, फिर आप उसमें बीज बोते हो, ठीक है। फिर आपने सीडिंग की, ठीक है। फिर जब फसल ग्रो कर जाती है फिर आपने क्या करनी होती है, उसकी कटाई करनी होती है, जो क्या कहलाएगी, हार्वेस्टिंग। और फिर फाइनली क्या होती है, उसकी थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग में क्या हुआ था, जो बंडल्स बनने के बाद जो दाने थे और जो छिलके थे वो अलग अलग हो गए थे, ठीक है। तो यानी कि हल चलाने से लेकर आपके दाने रिसीव होने तक का जो पूरा प्रोसेस है, मिस्टर हसन ने बच्चों को बताया कि पूरा का पूरा प्रोसेस, कॉर्न क्या है यहाँ पर, कॉर्न, मकई, भुट्टा, जो भी समझ लो, ठीक है। तो ये एक नेक्स्ट फसल की बात करें वीट के बाद, कि हमारे पास जो कॉर्न, एक और चीज़ हम कॉर्न ग्रो करते हैं, ठीक है, कॉर्न, मकई या भुट्टे को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कॉर्न के लिए हल चलाने से लेकर उसकी थ्रेशिंग तक का जो पूरा प्रोसेस है हमारे फार्म पर, हमारे खेत में, वो मशीन्स के थ्रू होता है, ठीक है। 1 मैन वर्किंग विद दिस मशीन कैन डू एज मच वर्क एज 100 मैन वर्किंग विदाउट इट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि यहाँ पर 1 मैन, MAN, मैन, एक आदमी के लिए यूज़ हुआ है, और 100 मैन, यहाँ पर मैन्स यूज़ नहीं हुआ है। अगेन ये इससे पहले भी एक चैप्टर में आया था, अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैन का जो प्लूरल होता है वो MEN, मैन होता है। तो आप देख सकते हैं कि 100 के साथ MEN वाला मैन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मजीद उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि अब ये जो पूरा काम हमारे मशीन्स कर रही हैं यहाँ पर, अब उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, उस मशीन को चलाने के लिए भी ऑब्वियसली कोई ना कोई चाहिए ना। तो उस मशीन को चलाने के लिए जो एक इंसान काम कर रहा है उस मशीन पर, वो उतना काम कर सकता है जितना उस मशीन के बगैर 100 लोग करेंगे। यानी कि अगर आप उस मशीन से काम कर रहे हो तो उस मशीन के थ्रू एक इंसान उतना काम कर लेगा जितना उस मशीन के बगैर टोटल 100 लोग मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 100 लोगों का काम उस मशीन के जरिए सिर्फ एक इंसान कर सकता है, सिंपल। आगे बिलाल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उन स्टूडेंट्स में से, मिस्टर अहमद की क्लास में से एक स्टूडेंट था बिलाल। मिस्टर हसन की ये बात सुनकर उसने पूछा, सर, डू यू गेट बिगर क्रॉप्स इन दिस वे, क्या आपको इस तरह ज़्यादा क्रॉप्स मिलती हैं। मिस्टर हसन, ओ मच बिगर, बिगर नहीं, बहुत ज़्यादा मिलती हैं मुझे। बच्चे ने क्या पूछा, क्या आपको इस तरह ज़्यादा फसल मिलती है। तो मिस्टर हसन ने क्या कहा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा मिलती है, मच बिगर। वाइल एन एवरेज फार्म प्रोड्यूसेस 15 to 20 क्वांटल्स ऑफ वीट फॉर एवरी हेक्टेयर, वी प्रोड्यूस एज मच एज 60 to 70 क्वांटल्स। अच्छा, अब यहाँ पर दोबारा से 2-4 लफ्ज़ समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगी क्वांटल्स की, ठीक है। क्वांटल्स आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको नीचे चैप्टर इस पेज के एंड में भी दिया हुआ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वांटल का मतलब क्या लिखा हुआ है, 100 किलोग्राम्स, ठीक है। तो क्वांटल का मसला सॉल्व हो गया। क्वांटल आपके पास क्या है, क्वांटल है आपके पास 100 किलोग्राम्स, ठीक है। यानी कि अगर आप 100 किलोग्राम की बात करोगे तो वो 1 क्वांटल कहलाएगा, ठीक है। अब ये मिस्टर हसन कितने की बात करें, मिस्टर हसन कह रहे हैं कि एवरेज, यानी कि कोई भी ऑर्डिनरी या नॉर्मल जो आम सा जो फार्म होता है, जो आम से खेत के ऊपर कितने क्वांटल्स वीट प्रोड्यूस होते हैं, 15 से 20 क्वांटल्स ऑफ वीट प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, अब 1 क्वांटल का क्या मतलब है, 100 किलोग्राम, ठीक है। तो 15 क्वांटल का क्या मतलब हो जाएगा, 1500 किलोग्राम। और 20 क्वांटल्स का क्या मतलब हो जाएगा, 2000। 2000 का क्या मतलब है, 2000 का मतलब है 2000 किलोग्राम, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा। क्विंटल सिंपली क्या है, आपके पास क्विंटल आपके पास जो है वो एक यूनिट है जिससे आप वेट को मेजर कर सकते हो, और वो बहुत बड़ा यूनिट है। अगर 100 किलोग्राम आप एक जगह करोगे तो तब वो जाकर 1 क्विंटल बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप 1500 किलोग्राम एक जगह करोगे तो आपके पास 15 क्विंटल्स बनेंगे। इट्स सो सिंपल, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक जो एवरेज सा खेत होगा आपके पास, एक जो आम सा खेत होगा, वो 15 से 20 क्विंटल्स आपके पास वीट के ग्रो करेगा, ठीक है, फॉर एवरी हेक्टेयर। अब यहाँ पर हेक्टेयर का क्या मतलब है? हेक्टेयर आप यार जिस तरीके से नहीं होता आपके पास एकड़ वगैरह आप कह सकते हो ना, ठीक है। कितना स्क्वायर मीटर है कोई जगह, कितना एरिया है किसी जगह का, कितना एकड़, या आप समझ लो ज़मीन की पैमाइश के लिए वेट को नापने के लिए आप जो यूनिट यूज़ कर रहे हो वो है क्विंटल, और ज़मीन की पैमाइश के लिए जो आप यूनिट यूज़ कर रहे हो वो है हेक्टेयर। जिस तरीके से हम नहीं कहते गज, स्क्वायर मीटर, कितना एरिया है, कितने एकड़ है ये ज़मीन, ठीक है, तो वो है आपके पास हेक्टेयर, ठीक है। तो एक हेक्टेयर के लिए, फॉर एवरी हेक्टेयर, एक हेक्टेयर पर जो एक नॉर्मल फार्म है वो 15 से 20 क्विंटल्स आटे के प्रोड्यूस करता है, गंदम के, जबकि हम लोग वी प्रोड्यूस एज मच एज 60 to 70 क्विंटल्स, ठीक है। अगर दूसरे फार्म्स, नॉर्मल फार्म्स 15 से 20 क्विंटल एक हेक्टेयर पर प्रोड्यूस करें तो हम लोग 60 से 70 क्विंटल्स उतनी ही जगह पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारी क्रॉप्स इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर? आगे मूव करते हैं। बिलाल, दिस इज़ वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट श्योरली मशीन्स डू नॉट मेक द ग्रेन। लेकिन यकीनन मशीन्स तो ग्रेन नहीं बनाती होंगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, ग्रेन तो फसल उगा रही है, ठीक है, फसल में ग्रेन आपको मिल रहा है, फसल में उग रहे हैं, ठीक है, बट श्योरली मशीन्स डू नॉट मेक द ग्रेन, ठीक है। आगे मिस्टर हसन लाफिंग, मिस्टर हसन ने हंसते हुए जवाब दिया, नो सर्टेनली नॉट, नहीं यकीनन, जाहिर सी बात है, मशीन तो नहीं ग्रेन प्रोड्यूस करेगी, मशीन तो नहीं ग्रेन बनाएगी, ग्रेन तो फसल से उग रहे हैं ना, ठीक है। What in fact happen is that, असल में होता क्या है, what in fact happen is that का मतलब असल में होता ये है कि first the machine called tractors plow deeper, ठीक है। बच्चे का भी सवाल सही था, बच्चे ने कौन से प्रोसेस अच्छे तरीके से जानता है, पहले से देखा हुआ था। बच्चे ने तो यही पूछा, अच्छा अगर आपकी मशीन इतना ज़्यादा काम कर रही है, अगर आपकी मशीन पर हेक्टेयर आपको इतना ज़्यादा मुनाफा दे रही है, इतने ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करके दे रही है, तो मशीन तो नहीं ग्रेन्स बनाती होगी। फाइनली आपको क्रॉप ग्रो करके एंड में क्या चाहिए, आपको एंड में ग्रेन्स चाहिए। तो उसने बस मासूम सा ये सवाल किया कि आपको मशीन तो नहीं ग्रेन देती होगी। तो मिस्टर हसन ने हंसते हुए इस बात का जवाब दिया, असल में होता ऐसा है, अब वो प्रोसेस समझा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो मशीन है वो किस तरह हमें इतनी फसल ग्रो करके दे रही है। मशीन अगर हमें इतनी ज़्यादा क्विंटल्स ग्रो करके दे रही है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मशीन हमें ग्रेन्स बनाकर दे रही है। इसका मतलब ये है कि मशीन ग्रेन बनाने तक के पूरे प्रोसेस में हमें हेल्प कर रही है। अब वो पूरा प्रोसेस क्या है कि मशीन सबसे पहले क्या करती है, प्लो डीपर, ये आपकी ज़मीन की प्लोइंग करती है, ठीक है, आपकी ज़मीन पर हल चलाती है। प्लो का मतलब मैंने अभी ऊपर बताया था, हल चलाना, ठीक है। और जो मशीन हल चलाती है उस मशीन का क्या नाम है, ट्रैक्टर्स, और इस बात को सब जानते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर्स किस लिए काम आते हैं, हमारे खेतों में हल चलाने के लिए काम आते हैं। आगे मूव करते हैं। देन दे प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग मच फास्टर, ठीक है। जब हल अच्छे तरीके से चल जाएगा, आपकी ज़मीन नर्म पड़ जाएगी, तब आपकी ज़मीन जो होगी, आपकी जो लैंड होगी, वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी कि उसमें जो सोइंग होगी, जो सोइंग का प्रोसेस होगा, यानी कि जो बीज बोने का प्रोसेस होगा, वो फास्टर हो सके, ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी हो सके। द सोइंग मशीन सोज द सीड वेरी फास्ट। अब फिर उसके लिए एक दूसरी मशीन यूज़ होगी ट्रैक्टर के बाद, जो कहलाएगी सोइंग मशीन। सोइंग मशीन क्या करेगी, सोइंग मशीन आपके सीड्स को बहुत जल्दी जल्दी बोए देगी, ठीक है, फास्टली, एंड नो सीड्स गोस वेस्ट। और अगर आप हाथ से सीड्स सो करोगे ना, तो उसमें काफ़ी सारे वेस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन जब सोइंग मशीन यही काम करेगी तो आपके सीड्स वेस्ट भी नहीं होंगे। वी ऑल्सो सेलेक्ट द बेस्ट सीड्स। और दूसरा हम लोग जो एक अहम काम करते हैं अच्छी फसलें ग्रो करने का, फास्ट ग्रो करने का, वो ये कि हम लोग सीड्स भी बेस्ट क्वालिटी की ग्रो करते हैं, ठीक है। हम लोग सीड्स भी ऐसे सिलेक्ट करते हैं और ऐसे यूज़ करते हैं जिनकी क्वालिटी बेस्ट हो, ठीक है। देन वी यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अच्छा, ये एक बहुत अहम चीज़ है कि आपके सीड्स अच्छी क्वालिटी के हों। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपके सीड्स ख़राब क्वालिटी के होंगे तो आपकी फसल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देन वी यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स। फिर जो दूसरा काम, हमने एक काम क्या किया, हम लोगों ने मशीन यूज़ की। दूसरा काम हम लोगों ने क्या किया, सीड्स अच्छे यूज़ किए। अब जो तीसरा काम हम लोगों ने किया इतने ज़्यादा क्विंटल्स ग्रो करने के लिए, वो ये किया कि हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किया। अच्छा जी, अब फर्टिलाइजर आपके पास क्या है, फर्टिलाइजर आप कहते हो खाद को, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजर आप हम सब जानते हैं कि फर्टिलाइजर क्या है, जो हमारी फसल हमारी फसल ग्रो करने के लिए जो केमिकल्स हेल्प करते हैं, जैसे खाद, सब जानते हैं खाद के बारे में, ठीक है। खाद जब किसी जगह पर डलती है तो वहाँ पर फसल बहुत आसानी से, बहुत अच्छी और बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जो हमारी फसल को
ग्रो करने में हेल्प करे। ठीक है, तो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ताकि वो हमारी सॉइल को एनरिच कर दे। अच्छा, फर्टिलाइजर्स किस तरह हमारी सॉइल में फसल ग्रो करने में हमारी हेल्प करते हैं? क्योंकि उन फर्टिलाइजर्स में ऐसे इंपॉर्टेंट तमाम मिनरल्स, तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक फसल को ग्रो करने के लिए आपको चाहिए होते हैं, आपकी सॉइल को चाहिए होता है। जो आपकी सॉइल को, आपकी कोई ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है और कोई ज़मीन बंजर होती है। ज़रख़ेज़ ज़मीन का क्या मतलब है कि यहाँ पर आसानी से चीज़ें ग्रो हो सकती हैं, और बंजर ज़मीन का क्या मतलब है, आप जितना मर्जी सर फोड़ लो, यहाँ पर अच्छी फसल ग्रो नहीं होगी। तो उन दोनों ज़मीनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ही ये होता है कि जो बंजर ज़मीन होती है वहाँ पर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं होते, और जो ज़रख़ीज़ ज़मीन होती है वहाँ पर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं। तो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जो हमारी सॉइल को एनरिच कर देते हैं। एनरिच कर देने का क्या मतलब है कि वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आपकी ज़मीन को भर देंगे। ठीक है, वी गेट अ लॉट ऑफ we get a lot of canal water, but we also irrigate our fields by our own tube well which can supply water at air around all the air around। ठीक है, अच्छा, अब ये पानी के बारे में बता रहे हैं। हम लोग पानी कहाँ से हासिल कर रहे हैं? हम लोग काफ़ी सारा पानी कहाँ से हासिल कर लेते हैं? कैनाल वाटर से। ठीक है, अब यहाँ पर कैनाल क्या है? कैनाल जो आर्टिफिशियल नहरें बनाई जाती है ना आपकी पूरी फसल में पानी फैलाने के लिए, ठीक है, वो कहलाती हैं कैनाल्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग काफ़ी सारा पानी अपनी फसलों के लिए ना कैनाल वाटर से हासिल कर लेते हैं, यानी कि नहरें बनाई हुई होती हैं, हम लोगों ने छोटी छोटी सी नालियाँ टाइप बनाई हुई होती हैं, पूरे खेत में पानी उससे स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, फसलों तक के पानी आराम से पहुंच जाता है, हम लोग ज़्यादातर पानी तो वहीं से हासिल कर लेते हैं। बट वी ऑल्सो इरीगेट। इरीगेट का क्या मतलब है? इरीगेट का सिंपली मतलब है पानी डालना, अपनी फसलों को पानी देना। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम कैनाल वाटर के साथ साथ और कहाँ से पानी देते हैं अपनी फसलों को, और कहाँ से इरीगेशन करते हैं अपनी फील्ड्स पर? विद अवर ओन ट्यूब वेल। हमारे अपने ट्यूब वेल्स भी हैं। ट्यूब वेल्स क्या है? ट्यूब वेल सबको पता है, कुएं होते हैं। ठीक है, और ये बड़े पैमाने पर होंगे ऑब्वियसली जब फसल के लिए। ठीक है, तो हम लोग कैनाल वाटर से तो काफ़ी सारा पानी ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास अपने ट्यूबवेल्स भी हैं विच कैन सप्लाई वाटर एट ऑल द एयर अराउंड, जिससे हम पानी पूरा साल आराम से हमारी फसलों को जिससे पानी मिल सकता है। यानी कि अगर कैनाल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, या कैनाल सिस्टम के लिए भी हेल्पफुल क्या होगा कि आपके पास अपना ट्यूबवेल होगा। यानी कि हम पानी के लिए, सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पानी के लिए किसी के भी मोहताज नहीं हो, आपके पास अपना ट्यूबवेल है। कैनाल सिस्टम के साथ साथ आप अपने ट्यूबवेल से पूरा साल, उसमें इतना पानी होगा आपके पास कि पूरा साल आपकी फसल को पानी की मोहताजी, पानी की कमी या पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईजिली आपकी फसलों को क्या चाहिए होता है? मिनरल्स के बाद, न्यूट्रिएंट्स के बाद, सनलाइट के बाद अच्छी फसल ग्रो करने के लिए आपको पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारे लिए पानी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों का अपना सिस्टम है, वो ये समझाना चाह रहे हैं। फाइनली अच्छा देखो, आपने सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड कर दी, लेकिन अब आपने उसे गंद बला और ख़राब चीज़ों से भी तो बचाना है ना, कि वो आपकी फसल ख़राब ना हो। अब फसल को ख़राब करने वाली सबसे मेन चीज़ क्या है? इंसेक्ट्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि फाइनली अभी तक के हम लोगों ने उसको सारी चीज़ें फराहम कर दी। ठीक है, अब हम उसे ख़राब होने से बचाने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। हम क्या करें? वी स्प्रेड इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स सिंपली क्या है? इंसेक्टिसाइड्स हम कहते हैं कि कोई भी ऐसे केमिकल्स जो इंसेक्ट्स को किल कर दें। ठीक है, वो कहलाते हैं इंसेक्टिसाइड्स। तो उन्होंने क्या कहा कि हम इंसेक्टिसाइड्स भी स्प्रे कर देते हैं हमारी क्रॉप्स पर टू किल जर्म्स, ताकि तमाम जर्म्स और तमाम हार्मफुल इंसेक्ट्स यानी कि नुकसानदेह इंसेक्ट्स मर जाएं। सो आवर फार्म प्रोड्यूसेस 3 to 4 times एज मच वीट पर हेक्टेयर एज एन ऑर्डनरी फार्म डज। ऑर्डनरी का क्या मतलब है? कोई भी आम सा फार्म जितना भी वीट पर हेक्टेयर प्रोड्यूस करता है, हमारा फार्म उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। और ये बात हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कोई भी ऑर्डनरी फार्म 15 से 20 क्विंटल्स प्रोड्यूस करेगा, तो हमारा फार्म कितना करेगा? 60 से 70 क्विंटल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कि हमारा फार्म किसी भी दूसरे एक आम से फार्म के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा वीट पर हेक्टेयर इजीली प्रोड्यूस कर सकता है। मूव करते हैं आगे। अच्छा जी, अब एक नए स्टूडेंट ने पूछा, सरोज, ठीक है, जो एक दूसरा स्टूडेंट था, अनदर स्टूडेंट, डू यू ग्रो ओनली वीट? क्या आप लोग सिर्फ गंदम ग्रो करते हो? ठीक है, तो मिस्टर हसन, नो, वी ग्रो वीट, मेज, कॉटन, शुगर केन एंड ग्राम। ठीक है, वीट किसे कह रहे हो आप? गंदम को कह रहे हो। ठीक है, मेज क्या है आपके पास? मेज आपके पास मकई है। कॉटन क्या है आपके पास? कपास है जिससे रुई बनाई जाती है। शुगर केन क्या है आपके पास? गन्ना है जिससे चीनी बनाई जाती है। और ग्राम क्या है आपके पास? चना वगैरह। ये क्या कहलाता है? ये ग्राम कहलाता है। ठीक है, तो मिस्टर हसन ने कहा कि हम लोग सिर्फ गंदम नहीं, हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। मोर ओवर वी ग्रो वेजिटेबल्स एंड वी ऑल्सो हैव अ लार्ज ऑर्किड। उन्होंने क्या कहा? मोर ओवर यानी कि और भी हमारे पास चीज़ें, यानी कि और ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं? वी ग्रो वेजिटेबल्स, हम सब्जियां भी उगाते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ लार्ज ऑर्किड। ऑर्किड का क्या मतलब है? ऑर्किड का मतलब है बागात।
ठीक है, बाग को हम ऑर्किड कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, खेत के साथ साथ हमारा बहुत बड़ा बाग भी है, हमारे बागात भी हैं, वेयर वी ग्रो मैंगोज एंड ऑरेंजेस, जहाँ पर हम लोग सब्जियों के साथ साथ मैंगोज एंड ऑरेंजेस भी ग्रो करते हैं, यानी कि 2 फ्रूट्स के भी नाम बता दिए, ठीक है। द पार्टी वॉज देन टेकन टू द वेजिटेबल, पार्टी कौन है, आपकी क्लास है, ठीक है। वो जो पार्टी है वो उधर से कहाँ लेकर जाई गई, वेजिटेबल फार्म पर लेकर जाई गई, जहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे थे। एंड द विजिटर्स वर सरप्राइज टू सी ग्रोइंग द देयर सच वेजिटेबल्स एज वर आउट ऑफ सीजन, ठीक है। अब जो विजिटर्स यानी कि अब जो वो बच्चे थे, उन्हें इतना ज़्यादा शौक लगा, उन्हें सरप्राइज़ मिला, वो मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, उन्होंने वहाँ पर ऐसे वेजिटेबल्स को ग्रो हो करते हुए देखा जो एज दे वर आउट ऑफ सीजन, जो आउट ऑफ सीजन थे। आउट ऑफ सीजन का क्या मतलब है, जिनका सीजन ही नहीं चल रहा था, ठीक है। मतलब जैसे आम का एक मखसूस सीजन होता है ना, सिर्फ गर्मियों में आता है। अब अगर गर्मियाँ ना हो, सर्दी हो, तो फिर तो वो यही कहलाएगा ना कि इट इज़ आउट ऑफ सीजन, मैंगो आउट ऑफ सीजन है, अभी मैंगो का मौसम नहीं है, अभी वो ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो आउट ऑफ सीजन सब्जियां भी वहाँ पर ग्रो हो रही थी, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चे इस पर हैरान थे और वो इस वजह से सरप्राइज हुए थे। मिस्टर हसन एक्सप्लेन्ड दैट, फिर मिस्टर हसन ने एक्सप्लेन किया कि बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, भाई जो नेचुरली अगर कोई चीज़ ग्रो हो रही है वो उन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की वजह से ग्रो हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर्स दे दिए, ठीक है। आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोगों ने यूज़ किए बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स विथ प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर, और हम लोगों ने वाटर का सप्लाई कितना रखा, प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर रखा। प्लेंटीफुल का क्या मतलब है, भरपूर हम लोगों ने फ्राहम किया पानी, ठीक है, कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। एंड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, और साथ साथ हम लोग तो मशीनरीज तो यूज़ कर ही रहे हैं। दे कुड ग्रो फाइनर एंड बेटर वेजिटेबल्स इन ऑल सीजन्स, उन्होंने कहा जब हम लोगों ने इन सब चीज़ों का बंदोबस्त किया ना, तो फिर हम ग्रो कर सकते हैं फाइनर। फाइनर का क्या मतलब है, फाइनर का मतलब है कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी वाली चीज़, ठीक है। वैसे तो फाइनर का मतलब होता है बारीक से बारीक, ठीक है, बारीक चीज़ को आप फाइन या फाइनर कहते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फाइनर यूज़ हो रहा है, क्योंकि एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मायने होते हैं, तो यहाँ पर जो फाइनर यूज़ हो रहा है वो हो रहा है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके हम लोग फाइनर वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं और बेटर वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं हर सीज़न में, और बहुत ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटीज़ की ग्रो कर सकते हैं। हमने ये नहीं देखना है कि ये सीज़न इस चीज़ का चल रहा है नहीं चल रहा है, हम हर सीज़न में अच्छी से अच्छी चीज़ ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ही ऑफर्ड द बॉयज़ फ्रेश टमाटोज एंड ककम्बर्स, ठीक है। अब उन्होंने उन बच्चों को क्या दिए, ऑफर किए, यानी कि उन बच्चों को उन्होंने दिए खाने के लिए, क्या दिया उन्होंने, फ्रेश टमाटोस एंड ककम्बर्स, टमाटोस टमाटर और ककम्बर्स क्या है आपके पास, खीरा, ठीक है। उन्होंने बच्चों को खाने के लिए फ्रेश ये दोनों चीज़ें दी। दे वर वॉश्ड इन रनिंग वाटर। अच्छा, अब बच्चों ने क्या किया, उन दोनों चीज़ों को बहते हुए पानी में, रनिंग वाटर का क्या मतलब है, बहता हुआ पानी, ठीक है। उन्होंने बहते हुए पानी में बच्चों ने उन चीज़ों को धोया। एंड द बॉयज़ एट दैम विद ग्रेट डिलाइट, और बच्चों ने उसे, एट क्या है, ईट की सेकेंड फॉर्म में, बच्चों ने उसे खाया। ग्रेट डिलाइट, ग्रेट का मतलब है बहुत ज़्यादा, और डिलाइट का क्या मतलब है, खुशी। बच्चों ने उन दोनों चीज़ों को बहुत खुशी से खाया। इट वॉज आफ्टरनून बाय नाउ, अब क्या हो गई थी, अब हो गई थी भाई दोपहर, ठीक है, आफ्टरनून हो गई थी। एंड मिस्टर हसन गेव द बॉयज अ डिलीशियस लंच। अब मिस्टर हसन ने बच्चों को, क्योंकि दोपहर हो गई थी, तो मिस्टर हसन ने बच्चों को बहुत मज़ेदार, डिलीशियस का क्या मतलब होता है, डिलीशियस का मतलब होता है मज़ेदार, ठीक है, मज़ेदार से लंच दिया। प्रिपेयर्ड मेनली फ्रॉम द फार्म्स ओन प्रोड्यूस, ठीक है। जो लंच प्रिपेयर किया गया था मेनली का क्या मतलब है, खास तौर पर, ठीक है। वो लंच प्रिपेयर किया था खास तौर पर, फ्रॉम द फार्म्स ओन प्रोड्यूस, क्या मतलब, भाई जो खेत अपनी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा था, जो फार्म की अपनी ओन प्रोड्यूस थी, जो खेत से चीज़ें उग कर आ रही थी, उन्हीं चीज़ों से ख़ास तौर पर वो लंच प्रिपेयर किया गया था। लेटर बाद में द स्टूडेंट्स विजिटेड द मैंगो ऑर्किड, जो बच्चे थे उन्होंने आम के बागों का विजिट किया। एंड वर डिलाइटेड टू सी ग्रीन फ्रूट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस इन लार्ज नंबर्स, और बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब उन्होंने देखे हरे हरे जो फल थे, यानी कि उस वक्त तो आम पके नहीं होंगे, कच्चे होंगे, कैरी के फॉर्म में होंगे, ठीक है। वो ग्रीन फ्रूट जो है वो लटके हुए थे ब्रांचेस पर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज नंबर में, ठीक है। द ट्रंक ऑफ ट्रीज, ट्रंक का क्या मतलब है आपके पास, ट्रंक ऑफ ट्रीज का क्या मतलब होता है, मेन जो स्टेम होती है ना आपके दरख्त का, जो मेन तना होता है उसे कहते हैं हम ट्रंक ऑफ ट्रीज, ठीक है। द ट्रंक ऑफ ट्रीज हैड बीन वाइट वॉश्ड विद लाइम एंड द ग्राउंड बिलो वाज नीट एंड क्लीन, ठीक है। ट्रीज के नीचे का जो ग्राउंड था वो बिल्कुल साफ सुथरा था, ठीक है। इससे एक बात तो हमें ये समझ में आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात, जो ट्रीज का ट्रंक था, जो मेन तना था, उसे वाइट वॉश किया गया। वाइट वॉश का क्या मतलब है, वाइट वॉश का मतलब है कि अगर किसी चीज़ में कोई खराबी हो
तो आप कुछ इस तरह कर रहे हो कि आप उस खराबी को ढकने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जहाँ पर जो खुशगवार नहीं है, तो आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि वो छुप जाए, आपकी गलती छुप जाए या कोई बुरी चीज़ छुप जाए, तो उसे या बाहर से दिखने वाली आप अपीयरेंस को बहुत अच्छा बना दो, ठीक है, जो दिखने में बहुत अच्छी लगे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं वाइट वॉश करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो ट्रीज़ का जो ट्रंक था उसे लाइम से वाइट वॉश कर दिया था, ठीक है। लाइम आपके पास क्या है, लाइम आप लीमू को भी कहते हो, ठीक है। लाइम के दो मतलब है, एक तो लीमू को कहते हो और एक चूने का पत्थर, चूने के पत्थर को भी आप लाइम कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ख़ास तौर पर इस तरह का पत्थर या इस तरह का मार्बल एक यूज़ किया गया, ठीक है, जिससे उन्होंने दरख्तों के मेन ट्रंक को वाइट वॉश कर दिया। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की, जो नीचे का ग्राउंड था बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। दे डिड नॉट सी एनी वीड्स और वाइल्ड ग्रासेस अराउंड, बच्चों ने वहाँ आसपास कोई वीड्स या कोई वाइल्ड ग्रासेस नहीं देखी। अच्छा जी, वाइल्ड ग्रासेस का मतलब तो यहाँ पर सबको पता है, जो जंगली घास होती है वो आसपास कुछ भी नहीं थी। और वीड का क्या मतलब है, वीड का मतलब है ऐसे प्लांट्स जिनकी कोई वैल्यू ना हो, या ऐसे प्लांट्स जो उस जगह पर ग्रो नहीं होने चाहिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं वीड्स, ठीक है। जो मतलब जिनकी कहीं पर कोई वैल्यू ना हो, कहीं पर कोई अहमियत ना हो, मतलब बिला वजह जो घास फूस और फजूल की जो झाड़ियाँ या काड़ियाँ वगैरह जो ग्रो कर रही होती है ना, उसे हम कहते हैं वीड कहते हैं, ठीक है। जैसे आप जंगली उसको भी कह सकते हो, बेल बूटों को, ठीक है, वो वीड्स कहलाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कोई वीड्स या कोई वाइल्ड ग्रासेस नहीं थी। मिस्टर हसन टोल्ड दैम दैट इट वॉज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस विच डिस्ट्रॉय द प्लांट्स एज वेल एज द फ्रूट। तो मिस्टर हसन ने बच्चों को बताया कि हम लोगों ने इतनी सफाई का ख्याल इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम बचाएं अपने प्लांट्स को और साथ ही साथ अपने फ्रूट्स को। किस चीज़ से? पेस्ट से। पेस्ट क्या है आपके पास? पेस्ट है आपके पास वो कीड़े मकोड़े जो आपकी जो आपके प्लांट्स को और आपके फ्रूट्स को ख़राब कर सकते हैं। और साथ साथ अगर पेस्ट होंगे तो उनसे ऑब्वियसली डिजीजेस और बीमारियां भी फैलेंगी, ठीक है। तो अगर गंदगी होगी ना तो कीड़े मकोड़े भी आएंगे और बीमारियां भी होंगी, जो क्या करेंगे, जो डिस्ट्रॉय कर देंगी, तबाह बर्बाद कर देंगे आपके प्लांट्स और आपके फ्रूट्स को। तो उन्होंने कहा इससे बचाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम इस सारी चीज़ से अपने प्लांट्स और अपने फ्रूट्स की हिफाजत करते हैं। मिस्टर हसन ऑल्सो टोल्ड द विजिटर्स, अब मिस्टर हसन ने साथ ही साथ विजिटर्स को ये भी बताया, यानी कि बच्चों को, दैट द फार्म हैड बीन डूइंग सो वेल दैट दे हैड डिसाइडेड टू ऐड अ डेयरी टू इट। मिस्टर हसन ने ये बताया कि फार्म इतना अच्छा काम कर रहा है कि हम लोगों ने ये सोचा है, फार्म हैड बीन डूइंग सो वेल, यानी कि फार्म इतना अच्छा काम करे कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इसमें एक डेयरी भी ऐड करेंगे। डेयरी का क्या मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पर दूध से बनी हुई चीज़ों का इंतज़ाम किया जाए, जहाँ पर दूध से चीज़ें बनाई जाए ना, जहाँ पर जैसे कि दही और क्या कहते हैं चीज़ वगैरह हो गई ना, जहाँ पर अंडे वगैरह, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं यार, दूध से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं डेयरी, ठीक है। तो ऐसी पूरी बड़ी सी जगह आप अरेंज कर रहे हो जहाँ पर आपने दूध देने वाले जानवर रखे हैं, फिर उन जानवरों से जो दूध निकल रहा है उससे आप और ज़्यादा चीज़ें बना रहे हो, ठीक है। तो ऐसी पूरी जो जगह होती है, ऐसा पूरा जो लैंड का एरिया होता है उसे हम डेयरी कहते हैं, जहाँ पर इन सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम डेयरी भी ऐड करें। देयर फाइनेस्ट काउस एंड बफेलोस वुड बी कैप्ट। फाइनेस्ट का क्या मतलब है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली काउस और बफेलोस भैंसें वगैरह वहाँ पर रखी जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, बेहतरीन से बेहतरीन वहाँ पर काउस एंड बफेलोस रखी जाएंगी। ही सरप्राइज द विजिटर्स बाय टेलिंग देम दैट द फार्म वुड यूज एन इलेक्ट्रिक मीटर टू मिल्क द एनिमल्स। अच्छा जी, उन्होंने बच्चों को, विजिटर्स को सरप्राइज कर दिया एक बात कहकर कि भाई जो हमारी डेयरी होगी ना, जो हमारा फार्म होगा, उसमें जो एनिमल्स होंगे ना, उन एनिमल्स को मिल्क करने के लिए, यानी कि उन एनिमल्स को दूध पिलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक मिल्कर यूज़ करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक मिल्कर क्या होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मिल्कर होगा, यानी कि ये भी एक तरह की मशीन होगी जो जानवरों का ख्याल रखेगी, जो जानवरों को फीड करवाएगी, ठीक है। तो इस बात का मतलब सिंपली ये हुआ, मॉडर्न मशीनरी, यानी कि ना सिर्फ हमारी फसलों के लिए मशीनरीज होंगी बल्कि हमारी डेयरी के लिए, हमारे जानवरों का ख्याल रखने के लिए भी हमारे पास मशीनरीज होंगी। मॉडर्न मशीनरीज आई हैं, वुड मेक क्रीम एंड बटर एंड प्रिजर्व द मिल्क। अब हम लोग हाथ से दही और घी वगैरह नहीं बनाएंगे, हमारी मॉडर्न मशीनरीज आएंगी जो क्रीम और बटर वगैरह बनाएंगी और हमारे मिल्क को प्रिजर्व भी करेंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्रीम आपके पास क्या है? क्रीम का मतलब है मलाई, ठीक है। ऐसी मॉडर्न मशीनरीज होंगी जो उस दूध से मलाई बनाएंगी। और बटर का क्या मतलब है? बटर का मतलब है मक्खन, ठीक है। तो मलाई और मक्खन बनाने के लिए आपके पास मॉडर्न मशीनरीज होंगी। और प्रिजर्व करने का क्या मतलब है? महफूज करना, ठीक है। आपका दूध खराब ना हो, आपका दूध फटे ना, उसके लिए भी, दूध को प्रिजर्व करने के लिए भी आपके पास अच्छी से अच्छी मशीनरीज का इंतजाम किया जाएगा, ठीक है। ही प्रॉमिस्ड टू इन्वाइट मिस्टर अहमद, उन्होंने प्रॉमिस किया कि जब ये सारे इंतजाम हो जाएगा ना, फिर से
हम मिस्टर अहमद को और उनकी क्लास को इन्वाइट करेंगे, ठीक है, व्हेन द डेयरी स्टार्टेड वर्किंग, जब डेयरी हमारी काम करने स्टार्ट कर देगी, जब सारा बंदोबस्त हो जाएगा। मिस्टर अहमद थैंक्ड हिम, मिस्टर अहमद ने उन्हें थैंक यू कहा। द बॉयज़ वर रियली हैप्पी विद देयर विजिट, बॉयज़ जो थे वो इस विजिट से बहुत ज़्यादा खुश हुए। एंड चीयर्ड लाउडली व्हेन दे लेफ्ट द फार्म, और जब वो उस खेत से बाहर निकलने लगे, जब वो वापस जाने लगे, तो चीयर्ड लाउडली, लाउडली का तो मतलब है सबको पता है ज़ोर से, और चीयर्ड का क्या मतलब है खुश होना, खुश होना, जैसे नहीं हम लोग खुशी के मारे चीख रहे होते हैं, हूटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। चीयर्ड लाउडली यानी कि बहुत ज़्यादा जोशो खरोश, तो मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने ऐसे जेस्टर्स शो किए, ऐसे इमोशंस शो किए, जिससे पता चले कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है। वाइल कमिंग बैक दे टॉक्ड अबाउट देयर विजिट टू फार्म, जब वो लोग वापस आ गए तो उन्होंने खेत पर अपने विजिट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की। बिलाल सेड, बिलाल ने कहा कि वी नीड टू इस्टेब्लिश मैनी सच फार्म्स थ्रू आउट द कंट्री, कि हमें ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की आज ज़रूरत है कि हम इस्टेब्लिश करें, यानी कि हम बनाएं बहुत सारे इसी तरह के फार्म्स थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि अपने पूरे मुल्क में, अपने मुल्क में हर जगह जगह पर हम लोगों को ऐसे फार्म्स बनाने की ज़रूरत है। मिस्टर अहमद एग्रीड विद हिम, मिस्टर अहमद ने उसके साथ, उनके मतलब बिलाल के साथ बिल्कुल अग्री किया कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। एंड सेड, आई थिंक यू आर राइट, मैं सोच रहा हूँ कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इन दिस वे वी वुड बी एबल टू मीट द नीड्स ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, तुम सही इसलिए कह रहे हो क्योंकि इन दिस वे, इसी तरीके से, वी वुड बी एबल टू, हम इस काबिल होंगे, यानी कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम मीट कर सकें, यानी कि फुलफिल कर सकें, यानी कि मुकम्मल कर सकें नीड्स ऑफ, ज़रूरियात, किसकी ज़रूरियात, एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन का क्या मतलब है, बढ़ती हुई आबादी, ठीक है। हमारे मुल्क की जो बढ़ती हुई आबादी है ना, जो हर वक्त बस बढ़ती चली जा रही है, उस आबादी की, जाहिर है जब आबादी बढ़ रही है तो उस आबादी की ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं, तो उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें इन फार्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे वाला चैप्टर होता है एंड। अगर किसी वर्ड का मतलब समझ में ना आया हो, अगर किसी जुमले का मतलब समझ में ना आया हो, अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो मुझसे पूछ लेना, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं लाजमी जवाब दूँ। बाकी क्योंकि मैं आप लोगों के चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो बदले में मैं सिर्फ इतनी उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बस दुआओं में याद रखें। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।